गाइस, आज हम क्लास 7th के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर माँ कहे एक कहानी का फर्स्ट पार्ट लाए हैं, जिसमें हम उसकी एक्सप्लेनेशन को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हमारी जो कविता है उसका नाम है माँ कहे एक कहानी। ये जो कहानी है वो गौतम बुद्ध के बेटे राहुल और जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, उनके बीच की वार्तालाप को दिखाती है। सबसे पहले जो राहुल है, उनके बेटे, वो कह रहे हैं अपनी माँ से, माँ कहे एक कहानी, यानी कि माँ तुम मेरे को एक कहानी सुनाओ। और उनकी जो माँ है यशोधरा, वो रिस्पॉन्स में बोलती हैं, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। जैसा कि अधिकतर घरों में जो नानी है वो कहानी सुनाती है, तो वैसे उसकी मम्मी कह रही हैं कि तुमने मेरे को अपनी नानी समझा है जो मैं तुम्हें अपनी कोई कहानी सुनाऊं। तो फिर जो ये राहुल हैं वो आंसर में कहते हैं, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यानी कि जो राहुल है वो कह रहे हैं, तुम मुझसे एक सेविका, चेटी का मतलब सेविका होता है, यानी कि नौकरानी टाइप। तो फिर ये नौकरानी मुझसे कह रही है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। और फिर कहते हैं कि माँ लेटी लेटी ही मेरे को कहानी सुनाओ। तो इन्होंने जवाब में ये कहा कि नानी कहानी सुनाती है तो क्या हुआ, तुम तो मेरी नानी की बेटी ही हो, तो फिर तुम मेरे को कहानी सुनाओ। आगे कहानी के बारे में पूछ रहा है कि राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कही कहानी। अब हम यहाँ पे आगे चले तो फिर जो हमारा अगला स्टेंजा है उसमें ये है, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। ये यशोधरा माता कह रही हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा हठी हो, यानी कि बहुत ज़िद्दी हो। और चलो फिर सुनो, जब एक बार सवेरा था, उपवन यानी कि बगीचे में, वहां पर तुम्हारे तात यानी कि तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। जहां सुर भी मनमानी, जहां सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। यानी कि जो भी चाहते थे वो उस जगह घूम रहे थे ऐसे ऐसे। तो फिर ये उनकी माता कहती हैं और उसी चीज को रिपीट करते हैं फिर राहुल। और फिर उस आगे कहते हैं राहुल, हाँ माँ यही कहानी, मतलब उन्हें कहानी अच्छी लगी, यही कहानी आगे वो सुनाई। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। ये यशोधरा कहती हैं कि अलग अलग टाइप के फूल वहां पर बगीचे में थे और बहुत ही अच्छा अच्छा मौसम था, ये अगली लाइन्स में बताया गया है। और वहां पे हल्की हल्की हवा चल रही थी तो हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। यानी कि उधर के नेचर को ही इस पूरे स्टैंजा में बताया गया है कि बहुत ही अच्छा नेचर था वहां पे, फूल खिले हुए थे, पानी धीरे धीरे लहरा रहा था, झोंके वहां पर हवा के थे, ऐसे ऐसे बताया गया है। इस फिर जो राहुल है वो इसी चीज को वापस दोहराते हैं, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, मतलब जो पहले था कि मेरे को ये कहानी अच्छी लगी, इसी को मैं सुनूंगा। गाते थे कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि। ये उनकी माता कहती है, यानी कि यहाँ पर खग यानी कि पक्षी आवाज में गा रहे थे, कल कल यानी कि बहुत ही ज्यादा मीठी आवाज में। और उसी टाइम में एक हंस ऊपर से गिरता है और वो विद होकर खरखर से, यानी कि उसमें एक तीर लगा हुआ था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा घायल था। हुई पक्ष की हानि, यानी कि जो पंछी था, पक्षी था, उसकी हानि हुई। तो फिर यहाँ पर यही चीज राहुल रिपीट करते हैं, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। जैसे कि यहाँ पे हंस घायल है तो उसी के लिए कहा गया करुणा भरी कहानी। आगे चले तो उनकी माता कह रही हैं, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। यानी कि जैसे वो हंस गिरा
तो फिर जो इनके पिता थे यानी कि गौतम बुद्ध, और उस टाइम उनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध बाद में पढ़ा, तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने चौंक करके हंस को उठाया, और क्योंकि उन्हें भगवान की तरह बताया गया है इसमें, तो फिर उन्होंने जैसे उठाया तो उसमें एक जान सी आ गई हंस में। इतने में आखेटक आया, यानी कि जिसने उन्हें उस हंस को मारा था वो वहां पे आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, मतलब उसने हंस को अपना लक्ष्य बना रखा था, तो उसे हंस चाहिए था। तो यही लाइन वापस रिपीट करते हैं राहुल और कहते हैं, कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। यानी कि जो यहाँ पर आखेटक था वो आता है और आहत पक्षी यानी कि घायल जो पक्षी था यानी कि हंस था उसे मांगा। तो तेरे तात यानी कि तेरे पिता किंतु थे रक्षी, मतलब वो मांग रहा है लेकिन वो रक्षी थे यानी कि उसे बचाने वाले थे, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। यहाँ पर उस आखेटक के लिए वर्ड यूज किया गया है खग बख्शी। तो उसने सोचा अब, मतलब उसने जिद कर ली कि अब मेरे को ये पक्षी चाहिए ही चाहिए। राहुल इस लाइन को वापस रिपीट करते हैं, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सद्य निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। ये उनकी माता कह रही हैं कि सद्य और निर्दय में विवाद हुआ। सद्य यानी कि जो सही काम कर रहा था, जो दयालु था, और इसमें दयालु सिद्धार्थ को बताया गया, और निर्दयी वो आखेटक। तो फिर यहाँ पर यानी कि आखेटक शिकारी, इन दोनों में विवाद हुआ कि इस पक्षी पे किसका हक है। अब क्योंकि जो सिद्धार्थ थे वो कह रहे थे ये मेरे को लेके जाना चाहिए, मैं इसे सही करूंगा, लेकिन जो शिकारी था वो हंस को अपना शिकार समझ रहा था, इसीलिए उसे वो हंस चाहिए था। उभय आग्रही थे स्व विषय में, यानी कि दोनों अपनी बातों पर अड़िग थे, यानी कि दोनों हटने को तैयार नहीं थे, दोनों को वो पक्षी चाहिए था। गई बात तब न्यायालय में, उस टाइम जो राजा थे उनके ही दरबार को न्यायालय कहा जाता था, तो वहां पर ये बात गई, सुनी सभी ने जानी, यानी कि उस बात को फिर सबने सुना, आखेटक और सिद्धार्थ की बात को, यानी कि सबने सुना और फिर जाना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, ये चीज फिर कहते हैं ये राहुल। इसके बाद उनकी माता कहती हैं, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। यानी कि जो राहुल है उनसे उनकी माता कह रही हैं कि राहुल तुम इसका निर्णय करो कि इसमें कौन किसका न्याय पक्ष लेगा, और तुम बिना डरे कह दो कि किसकी जीत होनी चाहिए। सुन लूं तेरी बानी, यानी कि तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातें सुन लूं कि तुम्हारा इस पे क्या सोच विचार है। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। ये चीज जो है वो राहुल कहते हैं, यानी कि मैं क्या अपनी बात बताऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, लेकिन कोई अगर निरपराध को मारे, यानी कि जिसकी कोई भी गलती नहीं है, अगर उसे कोई मारता है तो जो बाकी लोग हैं उसे क्यों ना उबारे, यानी कि डूबते इंसान को बाहर निकालने को उबारना कहते हैं, तो वैसे ही उसकी मदद करने को उबारना इसमें कहा गया है। रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि भक्षक से बड़ा रक्षक होता है। और इसमें जो कहा गया है सेंटेंस वो है, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, यानी कि जो न्याय है वो दया का दानी है, और वो दया का दानी इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा ही रक्षक को बोलता है कि वो ज्यादा उच्च है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जीत है वो सिद्धार्थ की होती है, और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है लास्ट की 2 लाइनों के साथ, जो कि इनकी माता कह रही है, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। न्याय दया का दानी जो कि अभी उन्होंने कहा था राहुल ने, तो उस चीज को उनकी माता रिपीट करती हैं,
और कहती है तूने गुनी कहानी, यानी कि तूने तूने कहानी को समझ लिया है। यहाँ पर इसके जो ऑथर हैं, यानी कि जिसने कहानी लिखी है, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। हमारी जैसे कि हम कोई स्टोरी या वो हो, हमारा चैप्टर हो, तो उसकी रीडिंग के बाद हमें ऑथर के बारे में बताया जाता है, तो अब हम ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि से परिचय, यानी कि यहाँ पर ये कवि के बारे में बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कहे एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो ये मैथिली शरण गुप्त हैं वो इसके कवि हैं, और उन्होंने एक अपनी काव्य कृति लिखी थी जिसका नाम था यशोधरा। और यशोधरा का एक छोटा सा हिस्सा है यह कहानी, मतलब यह पोम कविता, जो कि जिसका नाम यहाँ पे हमने माँ कहे एक कहानी रखा है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। यानी कि जो ये यशोधरा नाम की काव्य कृति है वो सिर्फ बातों की है, संवाद की है यशोधरा और उनके बेटे राहुल में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि कवि, यानी कि मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे बहुत सेंटेंस इजी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताया गया है। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। यानी कि सिर्फ वो 15 या 16 ईयर्स के हुए होंगे तब उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। पहले तो वो ब्रज भाषा में लिखते थे अपनी कविताएं, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदी में भी लिखना स्टार्ट किया, और वो आजीवन यानी कि अपनी मृत्यु तक ये चीजें लिखते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं के ने लोगों में देश प्रेम की भावनाएं जगाने का काम किया। यानी कि जब स्वतंत्रता हमारी होने वाली थी 1947 में, उस टाइम इन्होंने ऐसी कविताएं रची जिसमें स्वतंत्रता को अच्छा बताया गया है, तो उससे स्वतंत्रता आंदोलनों में जो लोग थे उनमें देश प्रेम की भावना इन्होंने जगाई। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। यानी कि जो ये है, इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी ख्याति यानी कि ये बहुत ज्यादा मशहूर है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। यानी कि इन्होंने जो भी अपनी कविताएं लिखी उसमें भारत में जो धर्म है, उसकी संस्कृति, उसका जो इतिहास है और उसमें जो राष्ट्रीय चेतना है, उन सब की बातें की गई है। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। यानी कि उन्होंने जो कविताएं बनाई हैं उनमें जो मेन है वो ये है, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है, जिसके साथ ये भी लिखा गया है कि वो कब से कब तक रहे थे। यानी कि 1886 में उनका जन्म हुआ और 1964 में उनका देहांत हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।